गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस इशिता, आपको आवाज आ रही है बेटा? Yes, ma'am. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. Yesterday we have started our 6th chapter, Natural Vegetation and Wildlife. We have studied about different trees and plants and wildlife. Today we will read our grasslands. Our today's topic is grasslands. In grassland, we will study about tropical grasslands. Tropical grassland. These occur on, take out page number 43. 43 पेज नंबर पर ग्रासलैंड्स है, लास्ट नीचे देखो लास्ट पैराग्राफ पे. These occur on either side of the equator and extend till the tropics. कि ये जो ग्रासलैंड्स है मोस्टली ये ग्रासलैंड्स कहाँ occur होते हैं? इक्वेटर से ट्रॉपिक्स तक. ये हमारी ट्रॉपिकल लाइंस हैं, तो इक्वेटर से ये ट्रॉपिक्स तक जो है वो क्या देखते हैं हम? ग्रासलैंड्स. ठीक है, इक्वेटर से ट्रॉपिक्स तक जो लाइन जाएगी यहाँ पर क्या होते हैं? ग्रासलैंड्स ज्यादा होते हैं. दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल. कि ये जो एरिया है यहाँ पर वेजिटेशन कैसा होता है? कि मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल. कि यहाँ जो वेजिटेशन ग्रो होते हैं वो मॉडरेट मीन्स ठीक बारिश, और उससे कम में भी क्या होते हैं? वेजिटेशन यहाँ ग्रो कर जाते हैं. The grass can grow very tall, about 3 to 4 meters in height. कि यहाँ पर जो ग्रासेस होंगे तो उनकी हाइट कितनी होगी? 3 to 4 मीटर. कि यहाँ जो ग्रासलैंड होगा उनकी हाइट होगी 3 to 4 मीटर. ठीक है, 3 to 4 मीटर्स ग्रासलैंड्स की हाइट होगी. सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप. कि सवाना ग्रासलैंड जो है वो क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं. यहाँ वाइल्ड लाइफ कैसे होते हैं? एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में ये एनिमल्स जो है वो वहाँ पाए जाते हैं. नेक्स्ट आता है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड. सेकेंड जो है वो है टेम्परेट ग्रासलैंड. टेम्परेट ग्रासलैंड्स में these are found in the mid latitudinal zones and in the interior part of the continent. कि ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है मोस्टली दे आर फाउंड इन द लैटिट्यूडनल जोन्स. लैटिट्यूडनल जोन्स कौन से होते हैं? ये हमारी लैटिट्यूड लाइंस होती है. इन्हीं लैटिट्यूडनल जोन्स में क्या होते हैं? ये जो जोन्स पार्ट है इसका, इन लैटिट्यूडनल जोन्स में और टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर मोस्टली फाउंड. यूजुअली ग्रास हेयर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिश. वाइल्ड बफेलोज, यहाँ पर जो ग्रास होते हैं यानी कि जो हमने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखा तो उसमें क्या था कि जो ग्रासेस हैं उनकी हाइट कितनी थी? 3 to 4 मीटर्स. लेकिन टेम्परेट ग्रासलैंड के अंदर जो ग्रासेस हैं उनकी हाइट जो है वो बहुत शॉर्ट है. इनमें एनिमल्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? वाइल्ड बफेलोज, बाइसन्स, एंटेलप्स आर कॉमन इन द टेम्परेट रीजन. टेम्परेट रीजन्स में ये एनिमल्स जो हैं वो पाए जाते हैं. ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका थ्रोनी बुशेस. थ्रोनी बुशेस जो है वो आपका पार्ट है किसका? श्रब्स का. हम लोगों ने फॉरेस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना. जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है उनको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था. कौन कौन से? कौन कौन से हैं हमारे नेचुरल वेजिटेशन?
कल बताया था ना आप लोगों को, नेचुरल वेजिटेशन जिनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट आता है आपका फॉरेस्ट। मैम यस मैम मुस्तफा का माइक बंद करवाओ। यस, माइक ऑफ करो बेटा मुस्तफा। मुस्तफा माइक ऑफ करो बेटा। तो नेचुरल वेजिटेशन इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स। यही थे ना। फॉरेस्ट के बारे में हमने कल पढ़ा था कि फॉरेस्ट जो हैं उनके भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। कौन कौन से? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये किसके पार्ट्स थे? सभी फॉरेस्ट के। ठीक है। अब ग्रासलैंड के बारे में अभी हमने पढ़ा है। कौन कौन सा? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ट्रॉपिकल में मॉडरेट रेनफॉल, ग्रासेस की हाइट जो होती है वो 3 to 4 मीटर्स होती है, और टेम्परेट के अंदर लो रेनफॉल होती है जिनमें ग्रासेस की जो हाइट होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। डिफरेंट एनिमल्स हमने देखे कि ट्रॉपिकल में एनिमल्स होते हैं वो अलग होते हैं, और टेम्परेट में एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट वहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका श्रब। श्रब में सबसे पहले आपका आता है थ्रोनी बुशेस। अब इसमें देखो आप, दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स, कि ये जो थ्रोनी बुशेस हैं मोस्टली ये जो है ये कहाँ होते हैं? जहाँ ड्राई रीजन्स होते हैं। ड्राई मीन्स डेजर्ट एरिया, सूखा जहाँ होता है। एंड ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट, कि हमारे वेस्टर्न पार्ट में मोस्टली जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, थ्रोनी बुशेस। द वेजिटेशन कवर इज स्केयर हेयर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्कॉर्चिंग हीट, कि यहाँ पर हम देखेंगे कि प्लांट्स बहुत कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि एक तो यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होती है, सन की जो हीट है वो बहुत ज़्यादा होती है, एंड लो रेनफॉल यानी कि बहुत कम बारिश होती है, ना के बराबर। सो आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन इन द वर्ल्ड मैप। कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया? कौन सा है ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया? मैम सहारा डेजर्ट। यस, सहारा डेजर्ट। Name some of the common animals of the desert you have learned earlier. कोई एनिमल बता सकते हो डेजर्ट का? मैम ज्यादातर तो कैमल ही पाए जाते हैं। Yes, camel. If you reach the polar region, you will find the place extremely cold. जैसे कि हम पोलर रीजन्स में जाते हैं, पोलर रीजन्स कौन से हो गए हमारे? ये रीजन्स हो गए। तो जो पोलर रीजन्स हैं, इन रीजन्स में हम देखेंगे कि एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। सो द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हियर। तो नेचुरल वेजिटेशन की जो ग्रोथ है वो कैसी होती है? लिमिटेड होती है, मीन्स बहुत कम होगी, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सर्दी में भी नहीं सर्वाइव कर सकते और बहुत ज़्यादा गर्मी में भी नहीं कर सकते। ओनली मोजेस, लीचेंस एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर, कि यहाँ पर कौन कौन से प्लांट्स होते हैं? मोजेस, लीचेंस पाए जाते हैं। ठीक है, ओनली मोजेस, लीचेंस एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, और वो भी तब ग्रो करते हैं जब सर्दी मतलब सॉरी गर्मी का मौसम होता है, समर सीजन्स में ग्रो करते हैं मोस्टली। दिस इज कॉल्ड तुंद्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। और वो जो समर सीजन में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तुंद्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। पोलर रीजन्स में जो समर सीजन्स में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उन्हें तुंद्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन कहा जाता है। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, कि ये कहाँ होते हैं? यूरोप के अंदर मोस्टली होते हैं। एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में। द एनिमल हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट, कि वहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उनके थिक फर
उनकी जो स्किन होती है ना उसके ऊपर आप देखोगे बहुत ज़्यादा जैसे बाल होते हैं, रुईदार जो बाल होते हैं ना, वो क्या करते हैं उनको कोल्ड सीजन्स में, जो विंटर सीजन्स हैं उन सीजन्स में उनके बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी स्किन पर वो फर होते हैं। एंड seal, walruses, musk oxen, arctic owl, polar bear and snow foxes are some of the animals found here। ये वो animals हैं जो वहाँ पर mostly पाए जाते हैं। ठीक है, जैसा क्लाइमेट होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस होगी उसी के अकॉर्डिंग प्लांट्स होते हैं और वैसे ही वाइल्ड लाइफ वहाँ सर्वाइव करती है। जिस कंडीशन में जैसे एनिमल्स वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं वो वहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सलीमा फादर शोड हर सम फोटोग्राफ्स ऑफ थिक फॉरेस्ट। सलीमा के फादर ने उसे कुछ फोटोग्राफ्स दिखाई, किसको? सलीमा को, जो कि बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट की फोटोग्राफ्स थी। इन सम ऑफ द फोटोग्राफ्स सलीमा ऑब्जर्व दैट पीपल वर कटिंग ट्रीज एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट। कि कुछ फोटोग्राफ्स में सलीमा ने क्या देखा कि लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को साफ कर रहे हैं। Her father explained that the local people wanted their land for agriculture। कि उन्होंने क्या बताया, सलीमा के फादर ने एक्सप्लेन किया कि जो लोकल पीपल हैं दे वांट टू सर्वाइव, वो वहाँ रहने के लिए क्या कर रहे हैं, वहाँ प्लांट्स को कट कर रहे हैं रहने के लिए और साथ साथ एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि अगर रहेंगे तो उनको खाने के लिए भी चाहिएगा, तो उसके लिए एग्रीकल्चर के लिए वो क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को कट कर रहे हैं। So they cleared up the forest। सलीमा started wondering if all the forest are cleared। सलीमा ने क्या सोचा कि अगर सारे ही फॉरेस्ट जो है वो कट कर दिए जाएंगे तो देन वेयर विल वाइल्ड लाइफ गो, तो हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो कहाँ जाएगी, क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो ये तो है नहीं कि घर में आकर रह सकते हैं, वो तो जंगलों में ही रहेंगे। तो अगर जंगल ही नहीं रहेंगे तो जानवर जो है वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। विल द फॉरेस्ट टेक इट ओरिजिनल शेप अगेन, क्या जो फॉरेस्ट है क्या वो अपना ओरिजिनल शेप, बहुत घना जंगल है, बहुत सारे पेड़ हैं और सबको काट दिया जाए एक साथ, तो क्या फिर से उतने पेड़ जो है वो पॉसिबल है तुरंत वापस से लगना? नहीं। इफ पीपल गो ऑन कटिंग द ट्रीज लाइक दिस विल देयर बी इनफ ऑक्सीजन, और अगर लोग इसी तरीके से पेड़ों को काटते रहेंगे तो क्या सबको ऑक्सीजन मिल पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमें किससे मिलता है, प्लांट से, तो ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन की भी क्या हो जाएगी, कमी होने लगेगी। वाटर वेपर, टिम्बर, फ्रूट्स, नट्स अवेलेबल इन फ्यूचर, और सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि प्लांट से हमें जो जो चीज़ें मिलती है, लकड़ियाँ मिलती है जिससे सारे हम फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, हमारा जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जो बनता है वो भी किससे बनता है, लकड़ी से बनता है। प्लांट से हमें पेपर मिलता है, रबर मिलता है, प्लांट से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर जो है, फ्रूट्स है, ग्रेन्स है, वो सब हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या अवेलेबल होगी फ्यूचर में, फ्यूचर में क्या हमें ये सारी चीज़ें मिल पाएगी? डू यू एग्री विथ सलीमा, क्या आप एग्री हो सलीमा से? सलीमा जो कह रही थी क्या वो सही था? बताओ, सलीमा जो कह रही है क्या प्लांट्स के बिना हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इज इट राइट? Yes, ma'am. सो hold a discussion with your friend about the depletion of our diversified flora and fauna, suggest some measure to conserve them। कि इसमें क्या बताया गया है कि जो डिप्लेशन हो रहा है किसका, फ्लोरा एंड फौना का, एनिमल्स एंड प्लांट्स का जो दिनों दिन कमी आती जा रही है, जो लोग जंगलों को काटते जा रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, तो क्या ये सही है? और अगर सही नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना है, कैसे हम उसे कंजर्व करेंगे, हम उसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ मीजर्स अपनाने चाहिए, है ना, कि हमें जंगलों को नहीं काटना है, जितना हम पेड़ काटते हैं उससे ज़्यादा हमें पेड़ पौधे क्या होने चाहिए, लगाने चाहिए, है ना। तो योर चैप्टर इज कंप्लीट। नाउ सी द क्वेश्चन आंसर्स। विच आर द टू फैक्टर्स ऑन विच ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन मोस्टली डिपेंड? कौन से दो फैक्टर हैं जिसके ऊपर हमारा जो वेजिटेशन है उसकी ग्रोथ डिपेंड करती है? विच आर द टू फैक्टर्स? टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, है ना। टेम्परेचर और मॉइस्चर जो है उसी के ऊपर डिपेंड होता है हमारा वेजिटेशन का
growth. Which are the three broad categories of natural vegetation? Natural vegetation के three broad categories कौन से हैं? बताया है ना मैंने आपको, forest, grassland and shrubs. Name the two hardwood trees commonly found in tropical evergreen forest. आपको दो हार्डवुड ट्रीज का नाम बताना है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में प्रेजेंट होते हैं. बताओ आप कौन से टू हार्डवुड ट्रीज हैं जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में प्रेजेंट होते हैं. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है उसमें कौन कौन सा होता है? रोजवुड एंड इबोनी. और भी उसमें नाम दिए गए हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, आप उसमें पैराग्राफ में देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट आर फाउंड. ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कौन कौन से कंट्री में प्रेजेंट है? इंडिया एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में एंड सेंट्रल अमेरिका. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच क्लाइमेटिक कंडीशन आर साइट्रस फ्रूट कल्टिवेटेड. साइट्रस फ्रूट जो है वो कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं? ड्राई समर्स एंड मिल्ड रेनी विंटर्स में. ठीक है. नेक्स्ट है आपका, मेंशन द यूजेस ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट. कॉनिफेरस फॉरेस्ट के यूजेस क्या क्या हैं? कि जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैं उनके जो ट्रीज होते हैं उनसे जो पल्प निकलता है उससे क्या बनाया जा सकता है? पेपर एंड न्यूज प्रिंट. उसके अलावा क्या बना सकते हैं हम? मैच बॉक्सेस, पैकिंग बॉक्सेस. और उसके बाद में जो वहाँ पर जो प्लांटेशन है, जो ट्रीज है, वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं, जैसे कि पाइन और चीड़, सिडार. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सीजनल ग्रासलैंड फाउंड. सीजनल ग्रासलैंड जो है वो कहाँ होते हैं? सीजनल ग्रासलैंड मिड लैटिट्यूडनल जोन एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंटिनेंट्स में. नाउ सी द टिक द करेक्ट. Mosses and lichens are found in, yes, tundra vegetation. Thorny bushes are found in, कहाँ होते हैं? Yes, hot and dry desertic climate में. In tropical evergreen forest, one of the common animal is monkey. One important variety of coniferous forest is pine. Steppe grassland is found in Central Asia. Now see, match the column. Walrus. Walrus is a polar animal. Cedar, softwood tree. Olives, a citrus fruit. Elephant, an animal of tropical deciduous forest. Campus, tropical grassland of Brazil. Downs, tropical grassland of in ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. तो ये तो हो गए आपके मैच द कॉलम, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इसको आपको सेंड कर दिया जाएगा, जिसको आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है. और अप टू 6 चैप्टर तक की नोटबुक आपकी मंडे को आ जानी चाहिए. यहाँ आपको सबमिट करनी है, टेस्ट कॉपी भी आपको यहाँ सबमिट करनी है स्कूल के अंदर. ठीक है. तो अब ये चैप्टर तो हो गया कंप्लीट. अब अपन 7 चैप्टर के कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. ठीक है.
छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे। इसमें देखो पेज नंबर 46 निकालो। पेज नंबर 46 पर 6 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। इसमें क्या करना है आपको कि 6 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ कुछ वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के नाम दिए गए। आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं, है ना? अलग अलग प्लांट्स के बारे में भी पढ़ा है, अलग अलग एनिमल्स के बारे में भी पढ़ा है। उन सभी नामों को आपको एक रफ नोटबुक में लिख लेना है और फिर आपको इसमें आपको क्या करना है, टिक करना है उसको। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, उन सभी नेम्स को इसमें बॉक्सेस बनाओगे। ठीक है, ये आपको बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, आपका जो चैप्टर है वो है ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। कि जो भी प्लेस, किसी भी प्लेस के ऊपर जो पर्सन्स रह रहे हैं, उन लोगों का रहना, जैसे वो सरवाइव कर रहे हैं, जिस कंडीशन में वो रह रहे हैं, वो उनका क्या कहलाता है, सेटलमेंट कहलाता है। ट्रांसपोर्ट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो हम मूव करते हैं कहीं पर भी आने जाने के लिए, किसी भी पर्पस से और जिस सोर्स से हम ट्रांसपोर्टेशन को यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, और कम्युनिकेशन मीन्स हम किसी भी जरिए से अपना जो हमारे जो थॉट्स है वो कैसे मूव करते हैं दूसरे तक, कैसे हम उसको दूसरे तक पहुंचाते हैं, जो वो थॉट्स कम्युनिकेट करने के जो अलग अलग जरिए होते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में, सेटलमेंट्स के बारे में और कम्युनिकेशन के बारे में। So take out पेज नंबर 47। 47 पेज नंबर पर आपका 7th चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसमें देखो ये बॉक्स दिया हुआ है सबसे पहले, डू यू नो द प्लेस वेयर ए बिल्डिंग और ए सेटलमेंट डेवलप इज कॉल्ड इट्स साइट। कि जहाँ पर भी आप देखते हो कि बिल्डिंग्स बनी हुई है, लोग रह रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो एक साथ रह रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, साइट कहलाता है। एक साइट कहलाता है जहाँ पर हम लोगों का सेटलमेंट देखते हैं, जहाँ पर लोग रह रहे हैं। ठीक है, वो तो क्या कहलाएगा, साइट कहलाएगा। द नेचुरल कंडीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडल साइट आर, कि जो साइट है जहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो वो क्या क्या कंडीशंस हैं जिसको देखकर लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं, है ना? तो क्या क्या चीजें देखी जाती है, सबसे पहला फेवरेबल क्लाइमेट, कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि पानी जो है वो यहाँ अवेलेबल है या नहीं है। तीसरा है सुटेबल लैंड, लैंड जो है वो सुटेबल है कि नहीं है। लैंड सुटेबल मीन्स कि कैसी जमीन है, प्लेन है कि नहीं है, कहीं ये तो नहीं है कि बारिश के समय में यहाँ बहुत पानी जमा होता है, ऐसा तो नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो देखी जाती है। फिर उसके बाद में तीसरी फोर्थ जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, फर्टाइल लैंड, कि लैंड जो है वो फर्टाइल है कि नहीं है, इसके बारे में भी देखा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फेवरेबल कंडीशंस थे जो हमारे साइट को सिलेक्शन करने में हेल्पफुल होते हैं। तो इन चैप्टर 1 you have learned that every human beings dependent entirely on nature। यानी कि हमने क्या देखा कि हम इस ज्योग्राफी के अंदर क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, नेचर के ऊपर। उसे खाना चाहिए तो उसे नेचर से मिलेगा, अगर उसे कपड़े चाहिए पहनने के लिए तो वो भी किससे मिलेगा, नेचर से मिलेगा। आप सोच रहे हो कि वो तो हम शॉप पे जाकर खरीद के ले आएंगे, लेकिन उस शॉप पे आएगा कहाँ से, वो जो कपड़ा है वो किससे बनता है, कॉटन से बनता है ना। कॉटन के जो बॉल्स होते हैं उनसे बनता है, कॉटन से फिर धागा बनेगा, धागा से कपड़ा बनेगा, कपड़े को फिर प्रिंट और डाई किया जाएगा और उसके बाद में फिर आप तक पहुंचता है ना। तो मेन क्या हुआ, किससे बन रहा है, वो एग्रीकल्चर से बन रहा है। एग्रीकल्चर किस पे होगी, जमीन पे होगी, और जो जमीन है वो क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है ना, नेचुरल रिसोर्स। तो हम टोटली जो ह्यूमन बींग्स हैं दे ऑल आर टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर, किसके ऊपर डिपेंड है, किन किन चीजों के लिए, फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए एंड शेल्टर।
शेल्टर के लिए भी हम किसके ऊपर डिपेंड है? नेचर के ऊपर डिपेंड है। जहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन हम देख रहे हैं, लैंड देख रहे हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्टाइल है कि नहीं है सॉइल, तो ये सारी चीजें जो है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। But with time, they learned new skill to grow fruit, build homes, and develop better means of transport and communication. In this way, they modified the environment where they live. तो है तो वो नेचर के ऊपर ही डिपेंड, लेकिन अपनी ज़रूरतों के अनुसार हमने क्या किया है? सब चीज़ को मॉडर्नाइज कर दिया है। आपको कहीं जाना है तो उसके लिए आपने नए अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज़ किए हैं। बातचीत करने के लिए पहले लोग क्या करते थे? लेटर्स वगैरह पोस्ट करते थे, या फिर महीनों तक किसी से बातचीत भी नहीं होती थी। लेकिन अब क्या होता है? आपको तो सिर्फ क्या करना है? मोबाइल फ़ोन लेना है और इजीली हम क्या कर सकते हैं? एक दूसरे को देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का जो सोर्स है उसको हमने डेवलप किया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, और उसके साथ साथ जो लिविंग मेथड है उसको भी क्या किया गया है? चेंज किया गया है ना? तो हर एक चीज क्या हो गई है? मॉडिफाइड हो गई है। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट मॉडिफाइड नहीं हुई है, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बींग्स रिक्वायरमेंट मॉडिफाइड हो गई है। ठीक है? तो जहां पर भी वो रह रहे हैं वो क्या कहलाता है? उनका सेटलमेंट कहलाता है। तो अब हम देखेंगे कि सेटलमेंट क्या होता है। तो सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम। सेटलमेंट क्या होता है? जहां पर लोग अपना रहने के लिए घर बना रहे हैं वो उनका सेटलमेंट है। जहां पर भी वो रह रहे हैं वो उनका सेटलमेंट कहलाएगा। अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स। पुराने समय में लोग कहाँ रहते थे? पेड़ों के ऊपर, जो गुफाएं वगैरह बनी होती थी उन गुफाओं में रहते थे लोग। when they started to grow crops, it became necessary to have a permanent house. लेकिन जब लोगों ने क्रॉप्स ग्रो करना शुरू किया तब लोग क्या सोचने लगे कि अब हमें क्या करना है? एक परमानेंट हाउस बनाना है। हमें क्या चाहिए? अब एक घर चाहिए, है ना? लोगों को रहने के लिए घर की जरूरत होने लगी। So when they started to grow crops, it became necessary to have a permanent house. The settlement grew near the river valleys as water was available and land was fertile. तो पुराने समय में लोग क्या करते थे? वहीं पर रहते थे जहां पर पानी इजीली अवेलेबल हो, लैंड फर्टाइल हो, और वहीं पर ही वो रह जाते थे, है ना? एग्रीकल्चर भी कर लेते थे, पानी भी मिल जाता था और वहीं पर ही वो रहते थे। और ये कहाँ रहते थे? रिवर वैलीज के पास में। रिवर वैलीज जहां पानी का सोर्स होता है वहां पर। ठीक है? विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट बिकम लार्जर। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट बढ़ा, तो वैसे वैसे लोगों के क्या हो गए? जो ट्रेड ट्रेड बढ़ने लगा, लोग एक दूसरे से व्यापार करने लगे। व्यापार के जरिए से लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो मिलने लगे, एक दूसरे से मेल जोल जो है वो बढ़ने लग गया। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए सारी चीजें क्या हो गई? बढ़ने लग गई कि हाँ इस चीज की जरूरत है, इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, इसको मैन्युफैक्चर करना है, तो ये सारी चीजें बढ़ने लग गई। तो इससे ह्यूमन बींग्स का जो सेटलमेंट्स है वो क्या होने लग गया? बढ़ने लग गया। पहले जहां पर 10 लोग एक साथ रहते थे रिवर वैलीज के पास में, वहीं पर देख रहे हैं हम 100 फैमिली जो है वो एक साथ रह रही है। तो धीरे धीरे क्या हो गया? सेटलमेंट्स जो है वो उसका जो शेप है वो लार्ज होने लग गया, लार्जर शेप उसका होने लगा। सेटलमेंट फ्लोरिस्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप। सेटलमेंट्स जो है वो क्या होने लग गए? बढ़ने लग गए। और उससे क्या बन गया? सिविलाइजेशन बन गया। जहां पर जो लोग रह रहे हैं, जो जैसा काम करते हैं, वो वहां की क्या कहलाती है? सिविलाइजेशन कहलाती है। ठीक है? और मोस्टली जो सिविलाइजेशंस हैं वो रिवर वैलीज के आसपास ही होती थी पुराने समय में। हमने अभी क्या पढ़ा कि जहां जो लोग रह रहे हैं वो उनका सेटलमेंट कहलाता है। लेकिन रिवर वैलीज के पास में जो लोग रह रहे हैं और उसके साथ साथ अपना रोजगार का काम भी कर रहे हैं, उन लोगों की जो क्वांटिटी है वो बढ़ने लग गई है दिनों दिन। जहां पर लोगों की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, वो क्या बन गई? वहां की सिविलाइजेशन बन गई। ठीक है? वो वहां की क्या कहलाती है? सिविलाइजेशन कहलाती है। So, do you recall the names of civilization that grew along the banks of river Indus, Tigris, Nile and Ganges? तो ये देखो, ये जो नीचे नाम दिए गए ना, ये रिवर्स के नाम है, इंदस, तिग्रिस, नाइल और वेंगे। यहाँ पर अलग अलग सिविलाइजेशन सेटल थी। इंदस वैली के पास में इंदस सिविलाइजेशन, है ना? इजिप्ट जो है वहाँ पर इजिप्ट सिविलाइजेशन, नाइल रिवर है वहाँ चाइनीज सिविलाइजेशन। तो ये अलग अलग सिविलाइजेशन जो है वो रिवर वैलीज के पास में डेवलप होने लगी। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट
और टेम्परेरी। सेटलमेंट्स दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक तो परमानेंट होता है और एक होता है टेम्परेरी, ठीक है। सेटलमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है परमानेंट और एक होता है आपका टेम्परेरी। परमानेंट सेटलमेंट मीन्स जहां पर लोग परमानेंट रह रहे हैं, जिसका अपना खुद का घर होता है, वो वहां से कहीं नहीं जाएंगे, वो उनका परमानेंट सेटलमेंट कहलाता है। और टेम्परेरी सेटलमेंट वो होता है जो जहां पर कुछ दिनों के लिए रह रहा है ना, वो क्या कहलाएगा? टेम्परेरी सेटलमेंट्स कहलाता है। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी कि जो सेटलमेंट कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है वो तो क्या कहलाएगा? टेम्परेरी सेटलमेंट कहलाता है। और जो सेटलमेंट्स बहुत लंबे समय के लिए होता है वो क्या कहलाता है? परमानेंट सेटलमेंट कहलाता है। The people living in deep forest, hot and cold desert and mountain often dwell in such temporary settlement। जैसे कि कुछ लोग पहाड़ों पर रहते हैं तो वो कुछ दिनों के लिए वहां रहते हैं, कुछ लोग हॉट डेजर्ट में रहते हैं तो वो कुछ दिनों के लिए वहां रहते हैं, कुछ लोग कोल्ड एरियाज में रहते हैं तो वो कुछ दिनों के लिए वहां रहते हैं, तो वो तो क्या कहलाएंगे? आपके टेम्पररी सेटलमेंट्स कहलाते हैं। दे प्रैक्टिस, उसके साथ साथ टेम्पररी सेटलमेंट्स जो होते हैं वो लोग क्या क्या काम करते हैं? हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, क्या क्या काम करते हैं ये? हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड ट्रांसमेंस। यहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर क्या क्या काम किया जाता है? एक तो हंटिंग का, हंटिंग मीन्स क्या हो गया आपका? शिकार करना। उसके बाद में गैदरिंग, लोग क्या होते हैं एक साथ जहाँ पर कुछ दिनों के लिए सेटल्ड होते हैं वो क्या करते हैं? गैदरिंग, सब लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उसके बाद में शिफ्टिंग, शिफ्टिंग मीन्स कुछ दिनों के लिए जो लोग रह रहे हैं, कुछ दिनों के लिए जहां पर सेटल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना, है ना, वो कहलाता है आपका शिफ्टिंग। कल्टीवेशन मीन्स आपका होता है खेती वगैरह करना, है ना। और ट्रांसमेंस मीन्स पर्टिकुलर सीजन में जहां पर जो लोग रहते हैं, जैसे कि अगर जो माउंटेन एरियाज है वो आप देखोगे तो गर्मियों के मौसम में तो लोग क्या करते हैं? ऊपर रहते हैं, और जैसे ही सर्दी का मौसम आता है लोग क्या हो जाते हैं? नीचे आ जाते हैं माउंटेन एरियाज में। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जो माउंटेन एरियाज होते हैं वहां पर जैसे ही हम हाइट्स पर जाते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर कैसा हो जाता है? लो हो जाता है। टेम्परेचर लो होने के कारण यहाँ गर्मी के मौसम में इजीली रहा जा सकता है, लेकिन सर्दी के मौसम में टेम्परेचर लो होगा तो मीन्स बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, तो इसीलिए ये क्या करते हैं? सीजन्स में नीचे आ जाते हैं सर्दियों के मौसम में, तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसमेंस कहते हैं। However, more and more settlement today are permanent settlement। ज्यादातर आजकल तो जितने भी सेटलमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? परमानेंट होते हैं, एक जगह पर जहाँ जो लोग रह रहे हैं वो हमेशा के लिए वहीं रहते हैं। इन दिस सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन, और ऐसे सेटलमेंट्स में लोग क्या करते हैं? वहीं पर ही अपना घर बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में और डिटेल में अपन कल पढ़ेंगे इस चैप्टर से या 6 चैप्टर से। आपको किसी को कोई डाउट है? कुछ पूछना है किसी को? नो मैम। नो? नो मैम। नो मैम। सो कंप्लीट मैम। करेंगे बेटा। यस मैम टेस्ट के, मैम जिसमें टेस्ट दिए तो वो नोटबुक लेके आनी है क्या? हाँ, वो नोटबुक आपको स्कूल में सबमिट करनी है, ओके मैम। ठीक है। और 6 चैप्टर तक आपके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो जाएं तो ये भी सबमिट कर देना, और अदर सब्जेक्ट की नोटबुक भी लेकर आना बेटा, है ना। जिसको जो सब्जेक्ट की नोटबुक चेक करवानी है वो सभी सब्जेक्ट की नोटबुक लेकर आओ ताकि चेक हो सके। ओके मैम। ओके स्टूडेंट्स, ओके मैम, हैव ए नाइस डे मैम।
सेम टू यू बेटा, थैंक यू। मैम